के ऊपर जोरदार तालियों के साथ हम चाहेंगे आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे प्रणाम के ऊपर। मैं चाहूंगी कि मैं बोलूं उससे पहले वंदना जी एक मैथिली जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी के इस आदेश पर। हेलो सेमिनार एक बार फिर आप तालियों से स्वागत करिए। ये दीदी का आग्रह था और हम लोग की पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में यदि कोई आगाज हो तो उसे टालना नहीं चाहिए। मैं मिथिलांचल से मिथिला से मासिका की धरती से और निश्चित रूप से विद्यापति का आप सबों ने नाम सुना होगा। आदिकालीन कवि हैं, हम सभी उनको महाकवि विद्यापति कहते हैं। चूंकि आज पर्यावरण की बात हो रही है तो दीदी ने कहा कि आप गाएंगे, तो तत्काल मैं तैयार हूँ आप लोग। और वो जो गीत है बेसिकली वो माँ गंगा को निवेदित है और बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। मिथिला की आत्मा उसमें बसती है। कहा जाता है कि विद्यापति जब बीमार पड़े तो उन्होंने माँ गंगा की स्तुति के वो गीत लिखे और माँ गंगा उन तक पहुँचे। तो उसी भाव के साथ आज जब नदियों के संरक्षण की बात हम कर रहे हैं तो उससे पहले दो पंक्ति अखलाक मौका चाहकर सब कीमती कपड़े हर रोज ओढ़ाकर इन रेशमी शालों को चिड़ियों के लिए चावल पौधों के लिए पानी थोड़ी सी मोहब्बत से हम चाहते हैं। और ये जो गाना है इसको गाते हैं उसी भाव से सुनिएगा। मेरी आवाज तो मेरी नहीं बहुत जीवन का सार मुझे मिला कहाँ तो गंगा के तट पर आकर के और उस गंगा के तट को छोड़ते हुए नयन बह रही है और आंख से आंसू की वर्षा हो रही है। हे माँ गंगा, तुम्हारे विमल तरंग को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ कि पुनः पुनः तुम दर्शन देना और तुम मुझे माफ करना यह जान करके, क्योंकि मैं गंगा में स्नान करने के लिए जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे पाँव भी तुम्हारे जल को छू रहे हैं, इसलिए वो माँ तुम मुझे प्रणाम। धन्यवाद वंदना जी, बहुत अच्छा। लेकिन कविता और व्याख्या नहीं है, क्योंकि कविता ही अपने आप में, संगीत ही अपने आप में व्याख्या है।
मैं हृदय से आभार हूँ। ये दूसरी बात है इस महाविद्यालय में आज हुई। पिछले वर्ष जब मैंने विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में ज्वाइन किया था, थोड़े दिनों बाद बापू बाजार आया और उस बापू बाजार में मुझे आने का मौका मिला। जब मैंने गेट से प्रवेश किया तो मुझे एक बहुत सुखद अनुभूति हुई। मुझे ऐसा लगा कि ये जो महाविद्यालय है ये मुक्त है, खुला हुआ। और उस सच में मैंने जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति महाविद्यालय में होती है कि चारों तरफ ऐसा लगता है कि फूल, पत्तियाँ, पौधे, वृक्ष आपका स्वागत करते हैं। और जिसमें हमारे बच्चे, मैं यहाँ और किसी को मिलने नहीं आती, मैं केवल अपने बच्चों से मिलने आती हूँ। जब बच्चे हंसते हैं, उनके होठों पर मुस्कान होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी 40 साल टीचर रही हूँ और मेरे 40 साल अपने बच्चों के लिए ही बीते हैं। तो जब मैं बच्चों के बीच होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी एक बच्ची बनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ, लेकिन ये संस्कार डालता कौन है? गुरुजन। और गुरुजन के ऊपर कौन होते हैं? प्राचार्य। तो ये जो संस्कार है उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे प्राध्यापकों ने उठाई हुई है, चाहे ये महाविद्यालय हो या अन्य महाविद्यालय। तो यहाँ आजकल इतने सारे अतिथि बैठे हुए हैं, मैं सबका अलग नाम लेकर उसमें समय नहीं गवाऊंगी, जिसमें कि NSS कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, हमारे मैनेजर जी भी हैं, अब वो NSS कोऑर्डिनेटर हैं राजेश हैं, और मेरा छोटा बेटा भाई विजय है। मेरी इस तरफ बैठे हुए हैं जो यहाँ विषय विशेषज्ञ बनकर आए हैं। वंदना जी हैं, सत्यप्रकाश जी हैं और साथ में सर्वेश जी हैं। सब अपने अपने व्याख्यान अपने तरीके से देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि झट कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहिए कि आप 10 मिनट लो और 15 मिनट, क्योंकि हम लोगों की अपनी तरह जिम्मेदारी होती है। बच्चों में इसलिए जाऊँगी 12:30 बजे कि आप जैसे बच्चे, विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स चल रहा है, महाविद्यालयों के ही बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, उनका कार्यक्रम 11 बजे के बजाय उठा कर रखा है, क्योंकि उनका मन है कि मैं वहाँ के पहले कहा कि बच्चों के लिए मैं हट गया, जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं चली जाती हूँ। इसलिए मैं 12:30 बजे जाऊँगी। ये मेरा मन है कि मेरे जाने के पश्चात बच्चों आपसे एक बात जरूर कहूँगी, आप बैठते हैं तो मन से बैठिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, या हमें दिखाने के लिए नहीं कि कुलपति आएंगे तो हम बैठे हैं, कुलपति नहीं हो सकते। जब कहीं हम बैठते हैं, आप पूछिए इतने लोग यहाँ बैठे हैं सामने हमारे मंच से एकल, हम कहीं भी जब जुड़ते हैं तो सुनते हैं इतना बड़ा विषय है, इतना बढ़िया विषय लेकर आए हैं। आपकी ही प्राध्यापिका हैं प्रमिला जी, उन्होंने ऐसे ही मुझे पिछले हफ्ते मिली थी। मैंने कहा कोई कार्यक्रम तो करो, बच्चे आ गए हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम रखा पर्यावरण, और आज आपको मालूम है कि कोविड-19 से 2 वर्ष से पूरा विश्व जूझ रहा है, वो भी तो पर्यावरण के कारण ही है। तो ऐसी चीज़ें जब रखी जाती हैं, ऐसे विषय रखे जाते हैं, तो कृपया आप लोग उन्हें विशेषज्ञों को बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयार किया है, तो उनका एक सम्मान करते हुए आप अवश्य जुड़े रहें और बैठे रहें। इसलिए क्लास ना करें, ये भी क्लास है, ये भी कक्षा है जहाँ आप बैठे। तो बहुत अच्छा विषय रखा गया है, पर्यावरणीय संकट और समकालीन हिंदी कविता। मैं अपनी ही एक कविता लेकर आई हूँ जो आपको यहाँ सुनाना चाहती हूँ, वहाँ की शुरुआत करूँगी। आप देखते होंगे अब गर्मी आ रही है, और जब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर की जौन को होते हुए, कितने ट्रक आपको दिखाई देते हैं ओवरलोडेड। पूरे जो हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, एकदम गर्म मिट्टी से सने हुए होते हैं।
दिखाई नहीं पड़ता कि कौन सा पेड़ है। मेरी कविता है हालांकि मैं देखिए और नहीं करता है जीवन की वो एक सरकार की बात कर रहे थे। निराला ने भी पूरी भाट में हैजे का चित्रण किया है। बहुत सी कविताओं ईरा में भी प्रेमचंद का चित्रण किया है। तो साहित्य में तो वर्णन होता है। जब हम समसामयिक कविता या समकालीन कविता या कंटेम्परेरी कविता की जब हम बात करते हैं तो मैंने बरगद को एक प्रतीक किया। ऐ बरगद के पुराने पेड़ निकल आई है कितनी जगह गर्द जम गई है इधर कुछ बरसों बूढ़े दिखने लगे कुछ। आज की युवा स्थिति वही है। आज हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे पिता जितना कार्य करते हैं आज भी हम उतना नहीं करते। हम जितना करते हैं आगे आने वाली पीढ़ी शायद उतना भी नहीं कर पाते। ये प्रकृति का, पर्यावरण का, खान पान का असर है। और समय समय आप जब समाचार पत्र पढ़ते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे, चाहे मीडिया का कोई भी तत्व हो, तब आप बहुत अच्छे आर्टिकल भी समाचार पत्रों में आते हैं और वो देने का कार्य करते हैं हमारे बंधु पत्रकार बंधु जो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और हम तो आपको धन्यवाद भी इसलिए देते हैं कि 1.5 वर्षों में जब से मैं आई हूँ मेरे पत्रकार बंधु मेरे साथ कंधे से कंधा लगा। तो मैं आपको एप्रिशिएट करती हूँ। आप जो समाज के लिए जो अपने आसपास के वाक्य भी एक पर्यावरण है उसके लिए आपको कार्य करना है। तो इतना आभार देते हुए और कविता पर आती हूँ कि बूढ़े दिखने लगे हो ऐ बरगद के पुराने पेड़ तुम्हें मैं जानती हूँ बरसों से तब से जब तुम जवान देखी थी तुम्हारी खुशहाली समृद्धि और भरपूर जिंदगानी ऐ बरगद के पुराने पेड़। मैं बच्ची थी छोटी सी, मैं भी एक गांव से कानपुर से, एक गांव है मेरा जहाँ पर मैंने नीम देखी है गर्मी के दिनों में। तब जब छोटे थे हम लोग एसी नहीं हुआ करते थे, नीम के पेड़ के नीचे खटिया डालकर लोग सोते थे, वही एसी से बढ़िया हवा हुआ करती। और अब तो एसी लगा के भी हम खुश नहीं। ऐ बरगद के पुराने पेड़ मैं बच्ची थी छोटी सी, बाबा सुनाते थे सदा वृक्ष, एक सदा वृक्ष सारंगा की कहानी हुआ करती थी उस समय। बाबा सुनाते थे सदा वृक्ष सारंगा की कहानी बड़े मन से, लगता था मानो तुम भी सुना करते थे ध्यान से। ऐ बरगद के पुराने पेड़ निकल आई हैं कितनी जगहें। आपके सामने एक इमेज आ जानी चाहिए कि बरगद का पेड़ जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसकी बहुत सारी जटाएं निकल आती हैं और वो जटाएं जड़ें वो भी वृक्ष बन जाती है। तो बड़े मन से लगता था मानो तुम भी सुना करते थे ध्यान से ऐ बरगद के पुराने पेड़। न जाने कितनी कहानियों को सुनते उनमें विचरते बड़ी हो चली थी अब अधेड़ हूँ यादों में हो, पर अब तुम ज्यादा बुरे हो चले हो ऐ बरगद के पुराने पेड़। तो ये कभी करता है सत्य प्रकार झीलों की बात करता है। धरती तुम बड़ी रहस्यमयी हो, सुंदर हो, बनवारी हो, ध्यानी हो, सबकी दुलारी हो, धरती तुम रहस्यमयी। तुझे लंबी करता है जो धरती है उसका जो सौंदर्य है वही तो जो पर्यावरण है या वातावरण है उससे जुड़ा हुआ है। मैंने बैठे बैठे अभी जो आप लोग बोल रहे हैं उसी से मैंने कविता लिखी। अब हवा गुनगुनाती नहीं है, धूप खिलखिलाती नहीं है, नदी की कलकल आवाज सुनाई देती नहीं है। अब पट्टू कहाँ बोलता है? बच्चों पट्टू जानते हो, सुना है ना? तोता। गांव में उसको उस समय पट्टू कहा जाता है। पट्टू जैसे रखते हो, तोते जैसे रखते हो। तो पट्टू कहाँ बोलता है, मैना कहाँ गाती है, चिड़िया कहाँ चहचहाती है। बात हो रही है अभी। माने हम
जिस परिवेश में, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, हम जरूर वैज्ञानिक युग में आ गए हैं, हम जरूर मानव सभ्यता के विकास में आज पहुंच गए हैं। हमने भाषा का विकास कर लिया है। हम हिंदी भाषा की बात करेंगे, हम जितने भी विषय पढ़ते हैं उसकी सबकी एक भाषा, बिना भाषा के कोई विषय होता नहीं। और हम लोग तो भाग्यवान हैं कि हम हिंदी भी हिंदी में पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए भाषा का विकास है। हम लोग कहते हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो चला था बैलगाड़ी से, वो धीमी गति से, और पहुंच गया है ऑनलाइन कंप्यूटर। आज आप देखिए हम विकसित हो गए, भाषा आ गई, फायर अग्नि आ गई, एंड व्हील चक्का आ गया, पहिया। पूरी दुनिया इन्हीं तीनों पर टिकी है, लैंग्वेज, व्हील एंड फायर। इतना सब कुछ होते हुए भी क्या कारण है कि हम खुश नहीं हैं? बताइए कितने लोग खुश हैं? वैसे तो सब खुश हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी तकलीफ है। उसके पीछे कारण केवल एक है कि हम संतोष नहीं पाते। हमें किसी भी बात में संतोष नहीं होगा। जब संतोष नहीं होगा और श्रद्धा नहीं होगी, तब हमें कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होगा। हम चाहेंगे कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो सुख की परिभाषा जो आज हम सबके लिए जरूरी है। बोलने को तो हम लोग बहुत बोलते जाते हैं, लेकिन जो धरातल है, उस धरातल पर यथार्थ यही सच है कि हम हर क्षण रहे खुश रहना चाहिए और एक अपने व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे करें कि लोग चाहें कि हम आपसे मिलना चाहें। जैसे हम यहाँ आते नहीं, लेकिन हमारे जो प्राचार्य महोदय का चेहरा आते हैं, उनके चेहरे पर जो हंसी है वो लोगों को अपनी ओर आती है। आज और इसके पहले, लेकिन ये हमेशा इनके जो चेहरे की मुस्कान है और इनके जो बातचीत का तरीका है वो जरूरी है। तो हम ऐसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें कि लोग कहें कुलपति से नहीं मिलना तो पर हम निर्मला से मिलें, निर्मला मौर्य से उनके लिए अच्छा। बट इस मंच से हम एक यही संदेश देना चाहते हैं, बट तो आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन हम इनकी दीदी, इनकी बहन मद्रास जाने के बाद भी रहेंगे। हम वही हम मद्रास से आएंगे, मद्रास वापस जाएंगे, हम वही हैं और ये अच्छी यादें हम लेकर जाएंगे। आज भी हमारे वार्ड शहर पर हमारे हजारों विद्यार्थी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। शायद मैंने वहाँ कुछ किया होगा तो जुड़े हुए हैं। जब यहाँ से वहाँ जाएंगे तो यहाँ के हजारों लोग हमसे जुड़े होंगे, शायद यहाँ कुछ करके जाएंगे अच्छा। लेकिन कुछ अच्छे कार्य आप सहयोग करेंगे, आप हड़ताल न करें। आप आइए निर्मला मौर्य के पास, क्योंकि हम शिक्षक हैं। कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को गोद में लेकर नहीं घूमता है। जो शिक्षक, जो माता अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को गोद में उठाकर घूमती है, वो बच्चे कभी चलना नहीं सीखते। किसी भी शिक्षक का काम और घर में माता का काम वही होता है कि वो बच्चे की उंगली पकड़कर खड़ा कर देती है, वो डगमगाएगा, गिरेगा, माता दूर खड़ी है, वही अच्छी माता है, और बच्चा खड़ा होगा अपने आप और उठकर चलेगा। आप वही हैं। आप यदि चाहते हैं कि स्कूल फीडिंग हो, नहीं होगी। आप परीक्षा में कुछ नहीं लिखेंगे और कहेंगे हमें पास करो, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे प्राध्यापक नहीं पैदा करना चाहते जो कक्षा में खड़े हों और जिनको ये भी ना मालूम हो कि उन्हें क्या पढ़ना है। हम ऐसे प्राध्यापक नहीं लाना चाहते हैं जिनको ये भी ना मालूम हो
कि उनके शोध का विषय क्या था। आज रिसर्च ऐसी हो रही है, हम चाहते हैं कि जो शोधार्थी हैं उनको अपने शोध का विषय तो मालूम हो। जब हम उनसे पूछते हैं बेटा आपके रिसर्च का टॉपिक क्या है, आई डोंट नो मैडम, हमें मालूम नहीं। बहुत शर्म की बात है कि आप टीचर हैं, आप शोधार्थी। तो हम बच्चों से यही अपील करते हैं, आप जहां खड़े हो 90% जानते हो, ठीक, आप उसका 50% प्रेजेंट करने का दम रखो। या आप बता दो कि आप इस महाविद्यालय के छात्र हो, आपको ये टॉपिक दिया गया है, आप उसको आधा घंटा बोल सकते हो। हम आपको एक बात दक्षिण में विद्यार्थियों का एक व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आज बहुत जरूरी है। करिए अपने विद्यालयों का, हमने विश्वविद्यालय में शुरू किया छात्र परिषद। हफ्ते में एक दिन आप अपने विभागों के टीचरों को एक टीचर हो जाए, जैसे प्रक्रिया आएगी, वो एक टॉपिक दे दें, एक हफ्ते बाद उस टॉपिक पर चाहे बोले चाहे वाद विवाद, बच्चा बोले, बच्चे को आप 10 बच्चे सुन लें, बच्चा खड़ा हो, एक बार वो नहीं बोलेगा, 2 बार नहीं बोलेगा, तीसरी बार वो जरूर बोले, भले वो 4 नहीं हो। ये मैंने किया और हम चाहते हैं कि प्राध्यापक ये कार्य करें, बच्चे पढ़ने तैयार हों और वो भी रहेंगे कि जो पढ़ने वाले हैं आज भारतवर्ष का नाम रोशन करना है, जौनपुर का नाम रोशन करना है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े ये एजुकेशन हब में जौनपुर आपको मालूम होना चाहिए। तो आप उस हब से निकलिए ना, अपने को बता दीजिए कि हम ये हैं, हमें कोई भी विषय दिया जाए हम बोलेंगे। हम तो हिंदी वाले हैं, लेकिन हमको फिजिक्स पर भी बोलना हो तो हमें 1 घंटा भाषण दे देते हैं, हमको मैथ्स पर बोलना हो तो हमें 1 घंटा आधा घंटा भाषण दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको भाषा पर पकड़ होगी तो विषय आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आप गूगल पर जाइए ना, आपको गूगल में सारा मटेरियल मिलेगा, आप पढ़िए और बोलिए। आप अपने अध्यापकों से कहिए कि हमें ये कार्य करना है और वो होगा। तो बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं, वो भी बैठ के मैंने लिखा, मैं उसी से अपनी बात समाप्त करूंगी। मुट्ठियों में ढेर सारे सपने समेट लो, मुट्ठियों में ढेर सारे सपने समेट लो, आंखों में आशाओं का नूर पैदा बस। सपने देखो, देखोगे लेकिन पूरा कैसे करोगे? सपने देखो, छोटे भी देखो, बड़े। जब छोटे सपने देखोगे पूरा करोगे तो बड़े सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे, उसका रास्ता मिल जाएगा। तो अब परीक्षाएं आने वाली हैं, सभी को शुभकामनाएं, खूब अच्छी परीक्षा लिखें। और एक बार हम यहाँ जरूर कहेंगे, आपसे भी कराते हैं शिकायत नहीं, लेकिन तब भी बच्चों से कहेंगे, जब वेबसाइट खुलती है, आप लोग एप्पल फोन लिए रहते हैं, दूसरे फोन लिए रहते हैं, आप फॉर्म समय पर 3-3, 4-4 बार वेबसाइट खुलती है और आप लोग फॉर्म नहीं भरते। तो एक अपने में चेतना जगाओ कि फॉर्म समय से भरो। यहाँ तो मौका दे दिया जाता है, लेकिन जब आगे जीवन में आप जाएंगे तो मौका केवल एक ही बार दिया जाता है किसी भी विषय में। तब आप क्या करोगे? आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने देखा ही नहीं था या कोविड-19 था। नहीं, कोविड-19 गया। आप समय पर अपना कार्य पूरा करिए। यदि समय निकल गया तो आप लाख अच्छे हों, खरगोश और कछुए कहानी आपको मालूम होगी, बताने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, विद्यार्थी हैं आप, अलग बात है, लेकिन हम गुरुजनों के आप बच्चे हैं। खूब आगे बढ़ें, अच्छी परीक्षा दें और हमेशा धैर्य धारण। जब आप बार बार कहते हैं कोविड है तो सारी चीजें भी तो कोविड से प्रभावित होंगी, या तो उस शब्द का प्रयोग आप ना करें।
बस परीक्षा लिखे, पास हों, अच्छे नंबरों से पास हों। और आपका ये जो महाविद्यालय है ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रमिला जी ने और महेंद्र जी ने एक ये मौका दिया है, भले प्राचार्य महोदय के थ्रू ही आया, ये मौका मुझे मिला। और कभी और बोलना हुआ मैं तो क्लास लेने भी आ जाऊँ, प्रमिला जी का मैं चाहूँगी कि मैं अपने यहाँ विश्वविद्यालय में बोल रही हूँ कि जब से हम आए हैं कोविड ही है, बच्चे आते हैं नहीं आते हैं, मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया। मैं अपने बच्चों के सामने खड़ा होना चाहती हूँ। मेरा फील्ड जो है रिसर्च एंड इनोवेशन, अनुसंधान खास है, लेकिन उसके इधर भी जितने भी पेपर आप यहाँ पढ़ाए जाते हैं, आप मैं चाहूँगी कि मैं एक बार आऊँगी तो परीक्षा हो रही है, हो जाए, और मैं बच्चों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आप यहाँ जितने बच्चे हैं हिंदी के या अन्य भी, और हम उनसे एक संपर्क करें। और आपका प्यार अच्छा रहे। और बच्चों आपकी तरफ से और जो दर्शक बैठे हैं, हमारे अतिथि बैठे हैं, हमारा मीडिया यहाँ बैठा हुआ है, आपसे क्षमा मांगते हुए मैं यहाँ से जाऊँगी और 1 बजे से वहाँ पहुँच जाऊँ तो मैं वहाँ का कार्यक्रम भी कर लूँगी। बच्चे इंतजार कर रहे हैं वहाँ, और वहाँ बेचारे धूप, यहाँ तो हम नीचे बैठे हैं, वहाँ बच्चे बेचारे धूप में बैठे, तो हम धूप में नहीं बैठाएंगे किसी को। हम जाएंगे कि आपसे एक वादा लेके कोई भी बच्चा यहाँ से उठेगा, क्योंकि हमें खबर मिल जाएगी कि बच्चे उठे गए। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और चार कमियां आप बच्चों की कि जो पूर्ण हो, रीति न हो, देखिए सब में कमियां होती हैं, थोड़ी बहुत सब परफेक्ट नहीं होते हैं, तो जो पूर्ण हो, रीति न हो, प्यारी नहीं, जो सदा फलती रहे डाली नहीं, कष्ट में धीरज न खोना बावरे, कोई भी हृदय पीर से खाली। आगे बढ़िए और अपने कार्य करिए, बढ़ते जाइए, यही जीवन है, उठेंगे गिरेंगे चलेंगे आगे। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे केवल महोदया। निश्चित रूप से यहाँ पे मैडम की बुक का इनॉग्रेशन होगा, मेरी ख्याल से फ्रेंड वेट में अपनी किताब दी है। दो दाताओं के साथ यहाँ पे मैडम को मैडम वंदना झा मैडम यहाँ पे, और 2 मिनट सिर्फ लेके मैडम एक किताब का, और बिल्कुल 1 मिनट लेके आपका। मैडम आपका ये बच्चा जो आपके आशीर्वाद से पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से राजपथ पर गया है, वो आपके सम्मुख खड़ा है, तो आशीर्वाद आपको देने के लिए मैं करता हूँ कि आपको विश्वविद्यालय की तरफ से जो है आपने नेतृत्व किया है राजपथ पर, और ये निश्चित रूप से हम सब की गरिमा को बढ़ाने का क्षण है। और ये बच्चा आपका हमारे ही आदर्श है, आपके संरक्षण में है। राम कुमार सुंदरराज आशीर्वाद देते हुए निरंतर कोशिश करेंगे मैडम, इसी तरह से हमारे बच्चे पूर्वांचल विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्षण को समेटे, और निश्चित रूप से आपके उद्बोधन के बाद जो पूरा साल है, जिस तरह से आपने पूरा जीवन हिंदी को, समाज को, शिक्षा को समर्पित किया है, 2 पंक्तियों के साथ हम अंतिम चरण की तरफ चलते हैं कि दिलों में प्यार जिंदा यही बचता है, दिलों में प्यार जिंदा यही बचता है, जिए जो दूसरों के खातिर इतिहास नहीं बचता है, जिए जो दूसरों के खातिर इतिहास नहीं बचता है। शासन लोग है उस पर में आजाद रहने के लिए अंगोस्तर में स्थिति जी देकर के मैडम को सम्मानित करें। जो बात आपके साथ सभी इसमें सम्मिलित होंगे, एक छोटा ही प्रेम, एक छोटा सा सम्मान हम सभी का स्वीकार करें। स्नेह के साथ आशीर्वाद, अनेक आभार। दो बात आता है कि खड़े होकर आपको सम्मान करें, आपका तालियों की आवाज सम्मान हो रहा है।
जी धन्यवाद। और